Hello बच्चों, hope you all are fine. In this lecture we are going to discuss about the tongue. Clear? In the previous lecture we have seen the teeth and also we have discussed the different types of teeth. Clear? If you have not watched that video, then go through it. So let's start our lecture. So today's topic is tongue. If we talk about tongue, then tongue is a muscular structure which is present in the बक्कल कैविटी. इसको हम माउथ को हम क्या बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, मतलब टीथ के अंदर वाला जितना भी पोर्शन से हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं. ठीक है, तो बक्कल कैविटी में क्या होता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम क्या होता है, टंग. ठीक है, तो लिख लेंगे मस्कुलर स्ट्रक्चर which is present in the बक्कल कैविटी. ठीक है, बक्कल कैविटी में एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट, और कहाँ पे होता है बक्कल कैविटी में, फ्लोर में. पूरा बक्कल कैविटी है उसके सरफेस पे होता है, फ्लोर पे होता है. ठीक है, इसके अलावा बात करें तो आप टंग को कभी देखोगे तो टंग जो है एकदम सरफेस से, माउथ के सरफेस से या फिर बोले माउथ के फ्लोर से जुड़ा होता है. टंग उठाओगे तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो कि टंग को फ्लोर से जोड़ रखा होगा. इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम. इसको क्या बोलते हैं, फ्रीनुलम. ठीक है, तो फ्रेनुलम की मदद से टंग जो है वो माउथ के फ्लोर से जुड़ा होता है. ठीक, इसके अलावा आप कभी भी टंग किसी का एग्जामाइन करोगे तो आप देखोगे टंग पे क्या छोटे छोटे प्रोजेक्शंस दिखाई देंगे, उभार दिखाई देते हैं. ठीक है, उन माइन्यूट प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं पैपिला. तो बहुत सारे माइन्यूट प्रोजेक्शंस आपको दिखाई देंगे. प्रोजेक्शन मतलब उभार दिखाई देंगे जिसे हम पैपिला बोलते हैं. ठीक है, तो लिख लेंगे माइन्यूट projections are present on the surface of tongue known as papilla. ठीक है, बहुत सारे माइन्यूट प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, पैपिला बोलते हैं. क्लियर हुई बात. अब ये जो पैपिला है, इन्हीं पैपिला के अंदर होते हैं क्या, टेस्ट बड. तो पैपिला ही वियर किए होते हैं क्या अपने ऊपर, टेस्ट बड. लिख लेंगे पैपिला बियर्स द टेस्ट बड. सो पैपिला बियर्स द टेस्ट बड. ठीक है, तो पैपिला के अंदर ही क्या होता है, टेस्ट बड प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं कितने तरीके के पैपिला होते हैं, फिर देखेंगे कैसे पैपिला के अंदर कैसा स्ट्रक्चर दिखता है टेस्ट बड का, वो देखेंगे. तो सबसे पहले पैपिला की बात करते हैं, कितने तरीके के पैपिले होते हैं. तो पैपिला जो है मेनली 4 तरीके के होते हैं, आपको देखने को मिलेंगे. पहला तो कहलाता है सर्कमवेलेट या फिर केवल इसको वेलेट पैपिला भी बोलते हैं, पी फॉर पैपिला. ठीक है, दूसरा फंजीफॉर्म पैपिला, फोलेट. ठीक, इसके अलावा फिलीफॉर्म. फंजीफॉर्म, फोलेट, फिलीफॉर्म और सर्कमवेलेट, ये 4 तरीके के पैपिला होते हैं अपने टंग पे. ठीक है, सर्कमवेलेट या वेलेट ये कैसा हो, इसका अरेंजमेंट होता है वी के तरीके. अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखेंगे पूरे वी, जैसे वी बनाते हैं ना लेटर, तो इसको क्या करते हो, उल्टा कर दो. सर्कम मतलब घूम गया है. ठीक है, तो इसको घुमा दो तो कैसा हो जाएगा, ये ऐसा दिखने लगेगा. तो वी फॉर्म है तो वेलेट, और सर्कम मतलब घूम गया है. ठीक है, तो सर्कमवेलेट. फंजाई फॉर्म मतलब ये फंजाई जैसे होते हैं और पूरे इधर उधर
डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फंगस के फॉर्म में, ठीक है। फोलेट का होते हैं मार्जिन के किनारे बट मतलब स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं फोलेट। एकदम मार्जिन पे होंगे, एकदम टंग खोलोगे तो जो एकदम बॉर्डर होगा किनारे वाला उधर होंगे, तो इसलिए फोलेट है। फिलीफॉर्म, ये बिल्कुल अभी मैं बनाऊंगा जब टंग तो दिखाऊंगा, मीडियन सल्कस होता है, उसके आस पड़ोस में होते हैं, ठीक है। अब फिलीफॉर्म क्यों नाम है, क्योंकि इनका नाम फिलीफॉर्म इसलिए है क्योंकि इनके पास टेस्ट बड नहीं होता है। तो ये पेपिला के पास टेस्ट बड नहीं होता है। इन सारे पेपिला के पास टेस्ट बड मिलेगा, लेकिन इस फिलीफॉर्म पेपिला के पास टेस्ट बड नहीं होगा। देखो ध्यान समझिए, मैंने बोला था कि पेपिला क्या है, उभार है कहाँ पे, टंग पे, क्लियर। अब इन्हीं पेपिला के अंदर टेस्ट बड होता है, इन्हीं पेपिला के अंदर टेस्ट बड होता है। अब टेस्ट बड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई जरूरी नहीं कि सारे पेपिला के अंदर टेस्ट बड हो। कुछ ऐसे भी पेपिला है जिनके अंदर टेस्ट बड नहीं होता, जैसे कि फिलीफॉर्म। क्लियर हुई बात। तो ये बात थी किसकी, टंग के टेस्ट बड मतलब पेपिला और टेस्ट बड की, ठीक है। अब एक बार टंग का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसका अरेंजमेंट देख लेते हैं कहाँ पे होता है इन पेपिला का अरेंजमेंट, फिर उसके बाद टंग का फंक्शन पढ़ेंगे और टंग कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। सो इसको राइट करो, तब तक मैं डायग्राम बनाता हूँ। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टंग, क्लियर। So I have told about the papilla, no? So you can see different types of arrangement of the papilla. This is what median sulcus. So median sulcus divides the tongue into left and right part. तो बीच में देखोगे तो गड्ढा है ना, जिससे आप टंग को फोल्ड कर सकते हो, फोल्ड करके चेक कर लो, हो जा रहा है ना वहाँ से। हाँ, तो इस गड्ढे को या डिप्रेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, मीडियन सल्कस, SULCUS, SULCUS, ठीक है। इस मीडियन सल्कस के आस पास में जो पेपिला आपको दिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म पेपिला। और ये पेपिला टेस्ट में मदद नहीं करते हैं, ये केवल और केवल हेल्प करते हैं किसमें, टैक्टाइल सेंसेशन में। टैक्टाइल मतलब टच, जब टच करोगे तो ये टच को सेंस कर लेंगे, लेकिन ये टेस्ट को सेंस नहीं कर पाते हैं, ठीक। अगर ये फिलीफॉर्म पेपिला केवल टंग पे हो तो आपको कोई भी टेस्ट का आभास नहीं हो पाएगा। क्लियर हुई बात। इसके बाद आगे आए मीडियन सल्कस और फिलीफॉर्म के बाद आपको बहुत सारे जो पेपिला हैं बिल्कुल बिखरे हुए दिखेंगे टंग पे। मीडियन सल्कस के लेफ्ट और राइट पार्ट में, दोनों में आपको बहुत सारे बिखरे हुए उभार दिखेंगे। इन्हें क्या बोलते हैं, फंजाइफॉर्म पेपिला या फिर फंगीफॉर्म पेपिला बोलते हैं, ठीक है। आप जब टंग के किनारे देखोगे और काफ़ी बड़े से होते हैं, बड़े बड़े, आपको अप्रिशिएट भी होंगे, टच करके भी आप देखोगे तो लगेगा कुछ ना। और दूसरा, अगर कोई बच्चा हो या फिर कोई हो तो उसका आप अप्रिशिएट करो, देखो तो बहुत अच्छे से आपको दिखाई देगा कौन सा, फोलेट पेपिला, ठीक है। और इसके बाद टंग आप निकालोगे तो बाहर मीडियन सल्कस के थोड़ा ऊपर जाओ, जब देखोगे मतलब इस ये लाइन के थोड़ा ऊपर जब देखोगे तो कुछ ऐसा वी जैसा अरेंजमेंट आपको दिखेगा, ठीक है। वहाँ पे क्या है, सर्कमवेलेट पेपिला, ठीक है। क्लियर होने के बाद पक्का। और इस रीजन में आपको लिंगुअल टॉन्सिल दिखेगा, ठीक है। लिंगुअल मतलब टंग और टॉन्सिल, ठीक है, जिसको आम भाषा में कौवा भी बोलते हैं, मतलब गांव की भाषा में कौवा बोलते हैं, कौवा बढ़ गया, वही टॉन्सिल है, ठीक। टंग के एकदम पीछे वाले भाग पे जाओगे तो आपको टंग से सटा हुआ एक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, इपिग्लॉटिस। ये मस्कुलर फ्लैप होता है, मस्कुलर ढक्कन होता है। जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं, ठीक है, ईट करने की कोशिश करते हैं, तुरंत ये एपिग्लॉटिस हमारे एयर पाइप को कवर कर लेता है, ताकि जो फूड है वो एयर पाइप में ना जाए। कहाँ जाए, विंड पाइप में जाए। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम लोग जब ईटिंग कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ हम बोल भी रहे होते हैं। जब ज़्यादा तेज़ी से बोलते हैं तो जो वॉइस है वो कहाँ से आती है, एयर पाइप से ही आती है, वोकल कॉर्ड से निकल के आती है एयर पाइप होते हुए। तो हमारे जब हम बोलते रहते खाना खाने के साथ, तो जब आप बोलोगे तो वॉइस एयर पाइप से निकल के बाहर आएगी, एयर पाइप से निकलेगी तो इपिग्लॉटिस को भी ओपन कर देगी। इपिग्लॉटिस ओपन होगी तो फूड कहाँ जाने लगेगा, आपके एयर पाइप में, और एयर पाइप में जाएगा तो चोकिंग हो जाएगी,
ठीक है। सांस लेने में दिक्कत होने लगी या फिर तुरंत खांसी भी आने लगती ना, रिफ्लेक्शन होता है कि जैसे यहाँ जाएगा तो तुरंत खांसी आने लगती है। कभी देखा होगा, बोलते बोलते खाना खा रहे हो और अचानक से क्या बिल्कुल कफिंग होने लगता है। तो ये सारे रिफ्लेक्शन है बॉडी में, ठीक है। हाँ, चलिए। तो ये टंकी पैपिला हमने देख लिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आ गया था, अगर एक पैपिला को देखें, जिससे हम फंजाई फॉर्म पैपिला को उठा लें, ठीक है। तो मैंने बताया पैपिला के अंदर ही या पैपिला ही बियर के होता है टेस्ट बड, ठीक है। तो ये टेस्ट बड का स्ट्रक्चर है, आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा टेस्ट बड का स्ट्रक्चर। मतलब पैपिला को अगर जूम करके देखें, मतलब किसी भी पैपिला को अगर जूम करके देखेंगे, ठीक है, तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। मतलब ऊपर तो पूरा ये उभार दिखेगा पैपिला, उसके ओपनिंग दिखेगी, वहां से ये ओपनिंग होगी, ओपनिंग दिखेगी। और ये ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट पोर। पोर मतलब क्या होता है, पोर मतलब होता है होल, ठीक है, हल्का सा छेद। तो पूरे सारे पैपिला में हल्का सा आपको होल दिखेगा, और उसी पे क्या होते हैं, उसी क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्ट पोर, ठीक है। फिर टेस्ट पोर से क्या होती है, जो भी सेल्स होती हैं उनकी हेयर्स निकले होते हैं, तो हेयर सेल्स वही बोलते हैं, ठीक है। नहीं याद हो पाता छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। टेस्ट पोर से सेल्स होती हैं सब्सटेंटाकुलर सेल। सब्सटेंटाकुलर सेल क्या करती हैं, हेल्प करती, बस मदद करती हैं डैमेज से, या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही किसी सेल को, तो ये प्रोटेक्ट करती हैं, प्रोटेक्शन में फंक्शन है, ठीक है। इसके आस पड़ोस में आपको सेल्स दिखेंगी, जिसको हम बोलते हैं गस्टेटरी सेल, या फिर इनका नाम टेस्ट सेल भी होता है, ठीक है। यही टेस्ट सेल हेल्प करती हैं हमारे टेस्ट को सेंस करने में, ठीक। और टेस्ट सेल के हम नंबर की बात करें तो एक टेस्ट बड में, ये पूरा टेस्ट बड है, पूरे को मिला के हम क्या बोलते हैं, टेस्ट बड, ठीक है। तो एक टेस्ट बड में आपको लगभग कितनी सेल्स मिलेंगे, टेस्ट सेल 4 to 10 इन नंबर, मतलब 4 से 10 आपको टेस्ट सेल्स दिखाई देंगी एक टेस्ट बड में, ठीक है। तो ये टेस्ट बड का स्ट्रक्चर है, तो लिख लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ, इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट बड, ठीक है। टेस्ट बड को क्या बोलते हैं, सेंस ऑर्गन, सॉरी टेस्ट सेंस ऑर्गन। टेस्ट बड को हम टेस्ट सेंस ऑर्गन, या टेस्ट सेंस ऑर्गन मतलब जो टेस्ट को सेंस करने में मदद करता है, ठीक है। यहाँ पे फिर जैसे मान लेते हैं आप कुछ खाए, तो क्या होगा, खाने के बाद सलाइवा से मिक्स होगा, विदाउट सलाइवा के मिक्सिंग से आपको टेस्ट का आभास नहीं होगा, तो सलाइवा की मिक्सिंग होना ज़रूरी है। सलाइवा को मिक्स करेंगे, जो भी आप सलाइवा निकलता है, जो भी लार निकलता है ना, उससे मिक्स होगा। मिक्स होने के बाद ये जो भी सेल्स होती हैं वो सिग्नल लेके किसके पास जाती हैं, टेस्ट सेल के पास जाती हैं, गस्टेटरी सेल के पास जाती हैं, ठीक है। गस्टेटरी सेल उसको सेंस करती हैं कौन सा टेस्ट है। फिर यहाँ पे न्यूरॉन्स लगे होते हैं, न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन को सिग्नल देती हैं। ब्रेन जो है प्रीवियस रिकॉर्ड से कंफर्म कर लेता है कि ये नमकीन है, स्वीट है, या खट्टा है, या फिर बिटर है, ठीक है। तो जो भी प्रीवियस इंफॉर्मेशन होती है हमारे ब्रेन के पास, उसी के बेसिस पे ये टेस्ट का सेंस कर लेता है, और टेस्ट को बता भी देते हैं हम लोग कि अच्छा ये खट्टा लग रहा है ना। या फिर मम्मी कभी कभी देती हैं, देखो सब्जी में नमक सही है, तो चेक करते हैं, तो क्या होता है, बता देते ना, हाँ मम्मा सही है, या फिर कम होता है तो कम है। कैसे बता लेते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्ट बड। टेस्ट बड ना होता तो शायद हम ना बता पाते। क्लियर हो रही बात। तो अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे क्या, डिफरेंट रीजन्स की जो कि टंग पे होता है। मीन्स अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग रीजन्स है, पर्टिकुलर रीजन है हमारे टंग पे, ठीक है। वैसे हालांकि सारे रीजन आपस में ओवरलैप भी करते हैं, लेकिन मैं ओवरलैपिंग वाला स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, मैं डिफरेंट रीजन का डिफरेंटली दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, देखो जो हमारा टंग है उसके आगे वाले साइड इधर, यहाँ पे होता है स्वीट के लिए, मतलब मीठे के लिए, ठीक है, जो एरिया है।
ये आपका है सॉल्ट के लिए, ठीक है। ये आपका है सोर, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ सर्कमवेलिएंट पेपिला दिखेगा। ये रीजन जो है, ये रीजन, इस रीजन में आपको बीटरनेस का ज्यादा सेंसेशन मिलेगा। मतलब यहाँ पे अगर आप कड़वी चीज खा रहे हो तो इस रीजन में कड़वी चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। मीठी चीज आगे की साइड ज्यादा समझ में आएगी, सॉल्टी चीज दोनों साइड में, और सोर और थोड़ा पीछे चले जाओ, और मतलब सर्कमवेलिएंट से थोड़ा सा पहले, ठीक है। बीटर का सर्कमवेलिएंट के चारों तरफ मीडियन सेल के स्केल हो, ठीक। चारों तरफ नहीं, मतलब दो तरफ, पीछे नहीं होता ना बीटर। अब जो एरिया ये दिख रहा है ये बीच में, ठीक है, इस एरिया में क्या होता है, एक और तरीके का टेस्ट होता है। देखो टेस्ट क्या, चार अभी तक हमें पता है, एक और टेस्ट होता है उमामी। उमामी, ठीक है। उमामी एक नए तरीके का टेस्ट जो है डिस्कवर किया गया है। हालांकि अभी नहीं, बहुत साल हो गए डिस्कवर हुए, ठीक है, लेकिन अभी तक हम लोग नहीं पढ़े थे ना, तो पढ़ लेंगे। उमामी एक पर्टिकुलर तरीके का टेस्ट है जिसमें बीटर, सॉल्ट, स्वीट, सोर के अलावा कोई दूसरा टेस्ट आता है। जैसे आप टोमेटो खाते हो तो क्या कड़वा, खट्टा, या फिर बोले सॉल्टी, स्वीट, ये सारे टेस्ट मिलते हैं? नहीं, अलग ही टेस्ट मिलता है। आप चीज़ खाते हो, पनीर, बताओ कोई भी इन चारों में से टेस्ट मिलता? नहीं, अलग टेस्ट मिलता ना, उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? उमामी। तो ऐसे टेस्ट जो बीटर, सॉल्ट, स्वीट, सोर से अलग हो, इससे क्या बोलेंगे? उमामी। तो बताओ चीज़ का टेस्ट क्या होता है? उमामी, ठीक है। और टोमेटो का टेस्ट उमामी, क्लियर, पक्का? तो उमामी एक नए तरीके का टेस्ट है। तो ये पूरी बात थी किसकी? टंग की, ठीक। अब लास्ट पॉइंट जो बचा है टंग का, वो बचा फंक्शन का। ओके, सो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? फंक्शन ऑफ टंग, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन क्या है? टंग हेल्प इन अ मास्टिकेशन, मतलब एक्ट ऑफ च्यूइंग में हेल्प करता है, जो भी चबाने की प्रक्रिया है उसमें मदद करता है, ठीक है। अगला है डीग्लूटेशन। डीग्लूटेशन मतलब सॉलो करना, निगलना। तो सॉलोइंग में भी हेल्प कौन करता है? टंग, ठीक है। टंग हेल्प इन अ प्रोसेस ऑफ सॉलोइंग, क्लियर। अगली बात है क्या? टेस्ट। अभी हमने पढ़ ही रखा कि टेस्ट कौन बताता है? टंग बताता है। तो टंग ऑल्सो हेल्प टू सेंस द टेस्ट, क्लियर। अगली बात करें तो जो हम बोल पा रहे हैं या फिर किसी से अगर हम बात कर रहे होते तो उसको अपनी बात बता पाते हैं किसकी वजह से? क्लियरली, जस्ट बिकॉज ऑफ टंग। बोलते तो वोकल कॉर्ड से, लेकिन क्लियरिटी, स्पीच में क्लियरिटी कम्स फ्रॉम द टंग। तो टंग किस में हेल्प करता है? स्पीच में। सो टंग इज एसेंशियल फॉर स्पीच। So this was all about the tongue, clear? Now we will start the next structure which is present in our vocal cavity, that's a salivary gland. So अभी तक हमने टंग देख लिया, ठीक है, और टीथ भी इसके पहले वाले लेक्चर में देख लिया था। अब अगला स्ट्रक्चर जो बचा है वो है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं ना। हमारे माउथ में क्या होता है? ग्लैंड होता है जिसका नाम क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो इसका नंबर कितना होता है? 3 पेयर। कितना होता है? 3 पेयर, 3 जोड़ा मतलब 6, 6 इन नंबर। नंबर में देखोगे 6 और 3 जोड़े होते हैं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है? सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा मतलब जो भी आप लार निकल रहा होता है, थूक निकल रहा होता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सलाइवा। तो सलाइवरी ग्लैंड किस में हेल्प करता है? सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। लिख लेंगे, इट हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, ठीक है। अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड आपको दिख रहा है, इसके पास कितने होते हैं? 3 जोड़े होते हैं। मतलब ये 3 अलग अलग ग्लैंड से मिल के बना होता है,
ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड होती है? सलाइवरी ग्लैंड किससे किससे मिलके बना है? 3 ग्लैंड से। कौन कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और अगला होता है सबलिंगुअल। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड आपको चीक, पैरोटिड मतलब चीक, ठीक है, तो चीक वाले रीजन में दिखेगा आपको, इस रीजन में आपको पैरोटिड ग्लैंड मिलेगा। सब मैंडिबुलर आपको यहाँ दिखेगा, इस रीजन में, मतलब नीचे से आप टच करोगे तो यहाँ देखो कुछ दिखता है स्ट्रक्चर यहाँ पे, और खाली खाली सा दिख रहा होगा ना, और छुओगे थोड़ा सा हार्डनेस हल्का सा दिखेगा, तो यहाँ पे क्या होता है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है। ठीक है, सब लिंगुअल ग्लैंड टंग के नीचे, सब लिंगुअल मतलब टंग, सब मतलब नीचे, तो सब लिंगुअल मतलब लिंगुअल के नीचे। तो इन तीनों ग्लैंड्स को मिला के हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तीनों मदद करते क्या निकालने में? सलाइवा। तो ऐसे ग्लैंड जो सलाइवा निकालते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड इटसेल्फ मेड अप ऑफ 3 ग्लैंड्स, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। पैरोटिड चीक रीजन में, 6 सबमैंडिबुलर, ये जो बोन है इसको बोलते हैं मैंडिबुलर, तो मैंडिबुलर, मैंडिबल के नीचे सबमैंडिबुलर, लिंगुअल के नीचे, टंग के नीचे तो सबलिंगुअल। ठीक, पक्का? कोई दिक्कत नहीं? तो ये सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सलाइवा के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक, जो कि हमें यही पढ़ना था, लेकिन अब ये भी याद रखो आप, 2 ये होती, 2 ये होती, 2 ये, तो 3 जोड़े होते हैं, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, तो 3 जोड़े हो गए, और नंबर में देखेंगे तो 6। क्लियर? तो ये लिख लिया होगा। अब बढ़ते हैं, बात करते हैं सलाइवा के कंटेंट की, मतलब सलाइवा के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, सलाइवा जो है ये क्या है? एक वाटरी फ्लूइड है। वाटरी मतलब वाटर के फॉर्म में होता है, देखा भी होगा। तो सलाइवा के कंटेंट की बात कर लें। सलाइवा कंटेन क्या क्या होता है इसके पास? पहले तो वाटर होता है, H2 होता है, H2 मतलब वाटर, इसके पास वाटर होता है। म्यूकस, म्यूकस मतलब चिपचिपा पदार्थ। ठीक है, स्टिकी सब्सटेंस। इसके अलावा इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है आपका टाइलिन। जिसका नाम क्या होता है? टाइलिन। पी यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है, टाइलिन, या फिर इसको हम लोग सलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं। सलाइवरी एमाइलेज, याद रखेंगे एंजाइम का नाम, सलाइवरी एमाइलेज या फिर टाइलिन एंजाइम। इसका फंक्शन अभी देख लेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, अभी पहले लिख लेते हैं क्या क्या होता है। पानी होता है, वाटर होता है, म्यूकस होता है, टाइलिन एंजाइम होता है। इसके अलावा इसमें एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया को किल करता है, वो है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, तो लाइसोजाइम ऐसा एंजाइम है जो बैक्टीरिया को मारता है। लिख लेंगे, इट किल्स द बैक्टीरिया, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको किल करता है। कौन? लाइसोजाइम। क्लियर? इसके अलावा ये एक पेन किलिंग सब्सटेंस भी सिक्रीट करता है जिसको हम बोलते हैं ओपी ऑर्फिन। ठीक है, ये क्या होता है? अ पेन किलिंग सब्सटेंस, मतलब कहीं दर्द हो रहा हो तो दर्द के निवारण के लिए होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर बोले मिनरल्स दिखेंगे। ठीक है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और यूरिया भी कुछ मात्रा में निकलता है। क्लियर? ये मिनरल्स हो गए। एक और चीज़ होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये एक एंटीबॉडी निकालता है जिसका नाम होता है IgA।
तो सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है क्या, IgA एंटीबॉडी। ठीक है, तो बॉडी का जितना भी सिक्रीशन है उसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी होता है, वो क्या है, IgA। वो चाहे हमारा सलाइवा हो और चाहे आप लोग देखा होगा काऊ से मिल्क निकालते हैं ना, तो उसमें भी कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA। तो बॉडी के सिक्रीशन से जो भी चीज़ें निकलती है उसमें कौन सी एंटीबॉडी होती, IgA। एंटीबॉडी लिखने का तरीका है IG, एंटीबॉडी जब भी लिखते हैं तो IG लगाते हैं आगे। तो IG मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, कौन सी, और A वाली एंटीबॉडी। ठीक है, ऐसे बहुत सारी एंटीबॉडी हैं। कुछ एंटीबॉडीज हमें पढ़नी होती, कौन कौन सी, GAME, ये भी याद रखो, क्या हो गया, गेम, IgG, IgA, IgM, IgE। E एनर्जी में मतलब काम आती है। ठीक है, और IgM ये सबसे पहले बनती है बॉडी के अंदर इन्फेक्शन के बाद। IgG प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। ठीक है, आगे पढ़ोगे हायर क्लास में। और IgA जितनी बॉडी की सिक्रीशन है सारे में मौजूद होती है IgA एंटीबॉडी। तो IgA एंटीबॉडी भी तो बॉडी का सिक्रीशन है, बॉडी सिक्रीट कर रहा है ना, निकाल रहा है। तो सलाइवा में कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA एंटीबॉडी होती है। तो सलाइवा का कंटेंट क्या है, वाटर, और वाटर कितना परसेंट, लगभग 99.5%, 99.5% वाटर आपको देगा। ठीक है, म्यूकस दिखेगा, टाइलिन दिखेगा, जो कि टाइलिन एंजाइम, लाइसोजाइम और ओपियोर्फिन और मिनरल्स, IgA एंटीबॉडी दिखेंगे। ठीक है, ओपियोर्फिन क्या है, पेन किलिंग सब्सटेंस है, याद रखिएगा। लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है। ठीक, टाइलिन जो है ये एंजाइम है, इसका फंक्शन देख लेते हैं टाइलिन का। देखो, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स। लेकिन डाइजेस्ट क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। देखो, जो भी हम फूड लेते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और वाटर, इतनी चीज़ें होती है। रफेज भी होता है, ठीक, ये पढ़ रखा है। लेकिन 3 ही चीज़ डाइजेस्ट होती हैं, क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन। क्यों 3 ही चीज़ डाइजेस्ट होती हैं और सारी चीज़ें डाइजेस्ट क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये तीनों सब्सटेंस जो है इनका जो साइज होता है काफ़ी बड़ा होता है, आसानी से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं, बॉडी इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ठीक है, जो भी खाते हो खाना तुरंत ब्लड के अंदर नहीं जा पाता है ये, क्योंकि ये बड़ा होता है साइज में, तो इसको क्या तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। और हमें पता है लार्जेस्ट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना कहलाता है डाइजेशन। क्लियर, तो फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को तोड़ने की ज़रूरत है, डाइजेस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक, हमारे माउथ से स्टार्ट होता है डाइजेशन किसका, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, और इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, इंस्टेंट एनर्जी गिविंग फूड कंपोनेंट, तुरंत एनर्जी देता है ना। क्यों तुरंत देता है, क्योंकि इसका डाइजेशन कहाँ शुरू हो जाता है, माउथ से। और इसके सबसे पहले लेक्चर में डाइजेशन के मैंने बताया था, कोई भी चीज़ डाइजेस्ट करना हो तो उसके लिए एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। एंजाइम नहीं होगा तो खाना डाइजेस्ट सही से नहीं होगा। और कितने साल लग जाते थे, एक बार खाओगे 50 साल लग जाएंगे तब जाके डाइजेस्ट हो पाएगा, इतना स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, तो एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक, समझ आ रहा है। हाँ, अब सोचो बुखार, मतलब इसका एक कंडीशन देख लेते हैं। जब भी आपको फीवर होता है, सोचो क्या खाना खाने का मन करता है, नहीं। क्या पेट आपका भरा भरा लगता है, हाँ। ठीक, पेट भरा क्यों लगता है, जब बुखार होता है तो एंजाइम सिक्रीट होना बंद हो जाते हैं, एंजाइम नहीं निकलते। एंजाइम नहीं निकलेंगे तो फूड डाइजेस्ट होगा नहीं होगा, जो एक बार खाओगे पेट में पड़ा रहेगा। ठीक है, और अगर आपको ये जानना है कि एंजाइम सिक्रीट होते नहीं होते, एक बात याद रखो और याद भी करो कि जब बुखार होता है तो फिर मुंह सूख जाता है, माउथ सूख जाता है। देखा नहीं देखा, देखा है ना। हाँ, माउथ सूखने का रीज़न क्या है, जो भी सलाइवा सिक्रीशन था बंद हो गया, एंजाइम निकलना बंद हो गया। ठीक, क्योंकि फीवर आ गया है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है। और हाँ, एक चीज़ और जो मैंने कहा था कि टेस्ट के लिए जब टंग पे आप टेस्ट महसूस करते हो तो उसके लिए सलाइवा का मिक्स होना ज़रूरी है, क्योंकि सलाइवा ही मदद करता है टंग को, हाँ, टेस्ट का
सेंस करने में। ठीक, अगर सलाइवा ना होता तो टंग टेस्ट का सेंस नहीं कर पाता। ठीक, इसको आप फील करो, महसूस करो। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि मतलब कोई ऐसी कंडीशन हुई हो कि सलाइवा सेक्रीट नहीं कर रहा है और खा मतलब टेस्ट कोई चीज़ खाना अच्छा नहीं लग रहा हो? यस, फीवर में, फीवर जब होता है तो सलाइवा निकलना बंद, सलाइवा निकलना बंद तो टेस्ट आपको महसूस ही नहीं होगा। कुछ भी खा लो आपको पता ही नहीं चलेगा खट्टा है, मीठा है, कड़वा सही से ना। यह बहुत तीखा खाने का मन करता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और खा भी लोगे पता भी नहीं चलेगा तीखा लग रहा है। समझ आता है? तो सलाइवा इज नेसेसरी फॉर सेंसेशन ऑफ टेस्ट। ठीक, चलो अब वापस आते टॉपिक पे। तो हम बात कर रहे थे जो भी फूड है उसके कंपोनेंट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, इन तीनों की बात हम करने वाले हैं इस डाइजेशन चैप्टर में। इन्हीं तीनों का डाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले माउथ में डाइजेशन शुरू होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, याद रखिएगा, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, स्टार्च जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, फूड के अंदर तो स्टार्च होगा ही क्योंकि सारे फूड कंपोनेंट होंगे तो स्टार्च। अब फूड जैसे ही खाओगे, जब सलाइवा के साथ फूड मिक्स होगा तो इस स्टार्च के साथ सलाइवा कौन सा पार्ट आ जाएगा? जो एंजाइम है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। ठीक है, टाइलिन या फिर बोले सलाइवरी एमाइलेज, ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को तोड़ के सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसका नाम होता है मल्टोज। स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है किसमें? मल्टोज में। तो ये जो अभी बनाया मैंने रिएक्शन, इसको आप यही नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो टाइलिन का फंक्शन क्या हो गया? टाइलिन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च टू मेल्टोज। ठीक है, तो स्टार्च को मेल्टोज में कन्वर्जन के लिए क्या कौन से एंजाइम की जरूरत है? टाइलिन या फिर बोले सलाइवरी एमाइलेज की। ठीक है, अब लगभग 5 से 10% मल्टोज जो है वो भी यहीं पे डाइजेस्ट हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? ग्लूकोज में। मल्टोज जो कुछ अमाउंट में मल्टोज जो है कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। और ग्लूकोज जैसे ही क्या होता है हमारे स्टमक में आता है, ब्लड वेसल तो है ही है, तो वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक, एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा, ब्लड से सेल में जाएगा, सेल के अंदर तुरंत क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडेशन होगा उसका, ऑक्सीडेशन से एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी मिल जाएगी मतलब आपकी जो एनर्जी लॉस हुई थी वो रिकवर हो जाएगी और तुरंत आपको एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्च को डाइजेस्ट कराता है टाइलिन एंजाइम किसमें? मल्टोज में। ठीक है, पक्का? तो ये पूरी बात है किसकी? सलाइवरी ग्लैंड की। बस सलाइवा का फंक्शन रह गया है। सलाइवा का फंक्शन क्या क्या होता है? तो फंक्शन एक तो टेस्ट में हेल्प करता है सलाइवा। दूसरा क्या? सलाइवा किल्स द बैक्टीरिया। ठीक, तीसरा सलाइवा फॉर्म्स द बोलस विच इज इजली सॉलोड, मतलब ये बोलस बना देता है। मतलब सलाइवा के साथ जब भी फूड मिक्स हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? बोलस। तो फूड ऐसे नीचे लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, फूड प्लस सलाइवा कहलाता है बोलस। ठीक है, जब भी फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएगा तो उसे बोलस। मतलब एक बार चावल रखो, चबाओ, फिर उगल दो, मतलब निगल लो ना, उसको उगल दो, बाहर निकाल दो, तो क्या होगा? फूड सलाइवा के साथ मिक्स हुआ होगा और कहलाएगा बोलस। देखा भी होगा, बहुत चिपचिपा हो जाता है। ठीक है, तो जो सलाइवा है ये फूड को क्या कर देता है? स्लिपरी बना देता है। ठीक है, तो जब भी बोलस का फॉर्मेशन होता है इजिली फूड सॉलोड हो जाता है, मतलब निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो पहला फंक्शन है सलाइवा का, इट हेल्प इन व्हाट? सेंसेशन ऑफ टेस्ट, टेस्ट के सेंसेशन में। दूसरा हेल्प इन डीग्लूटेशन, सॉलोइंग में हेल्प करेगा। ठीक है, इजिली सॉलो हो जाएगा। तीसरा इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में स्टार्च को मल्टोज में कन्वर्ट करेगा। चौथा फंक्शन इट किल्स द बैक्टीरिया। ठीक है, और एक और अगर देखो कमाल की बात सलाइवा के किस्म में, मतलब सलाइवा के लिए, तो कमाल की बात ये है क्या कि 1 ml सलाइवा में लगभग
500 मिलियन बैक्टीरिया होते हैं, मतलब हमारे माउथ में अभी भी बैक्टीरिया होंगे, और कितने, लगभग मिलियंस बिलियंस में, ठीक है। पर ml में कितने बैक्टीरिया होते हैं, 500 मिलियन बैक्टीरिया as well as 50 to 60 millions humans cells are present in 1 ml saliva। मतलब 1 ml सलाइवा में लगभग आपको 500 मिलियन बैक्टीरिया मिलेंगे, और 50 to 60 मिलियन ह्यूमन सेल्स, मतलब हमारी सेल्स। मतलब सलाइवा अगर कोई थूक दिया है तो उसमें आपको सेल्स दिखेंगी आराम से, कितनी, 50 से 60 मिलियन सेल्स, क्लियर। और लगभग 500 मिलियन बैक्टीरिया 1 ml सलाइवा में होती है। ये रिसर्च के मुताबिक है, ये मतलब फैक्ट के रूप में पढ़ सकते हो, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा नॉलेज के लिए ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि बहुत कम ही लोगों को ये सब बातें पता होंगी, ठीक है। मिलेंगे अगले लेक्चर में। सर्च करिएगा सेल का साइज, मतलब कितना छोटा होता होगा, ये सब बातें आप कॉपी में राइट कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में और देखेंगे हम लोग ईसोफेगस। क्लियर? थैंक यू।